नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। आखिरकार 11 दिन के लंबे इंतजार के बाद शिव ने अपने गढ़ों को विभागों का वितरण कर ही दिया। भले ही शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री परिषद के विस्तार से पहले कहा था विष शिव के हिस्से में आता है, लेकिन उन्होंने अपने गढ़ों को अमृत ही दिया। यही कारण है कि मंत्री परिषद से बाहर से ही आवाजें उठी, लेकिन घर में शांति रही। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस बर्तन खड़कने की उम्मीद में भाजपा के दरवाजे पर जिस प्रकार कान लगाए बैठी थी, उसे निराशा ही हाथ लगी होगी। लगातार बार बार तारीख पर तारीख के बाद जब रविवार की देर रात भी विभागों के वितरण की सूची नहीं आई, तो लगा कि शायद ये इंतजार और बढ़ेगा। लेकिन सोमवार को तड़के ही सूची आ गई। सूची को देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने नए पुराने सहयोगियों के साथ सिंधिया खेमे से आए मंत्रियों का भी पूरा ध्यान रखा, सम्मान रखा और ये कोशिश की सबको संतुष्ट किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को सभी पुराने विभाग मिल गए हैं। नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य विभाग ले लिया गया है। अब सिंधिया खेमे के प्रभुराम चौधरी, जो कि डॉक्टर भी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस पर प्रभुराम चौधरी या नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। अधिकारियों से बात भी करेंगे, फील्ड में भी जाएंगे, बैठकें भी करेंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे। नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। संसदीय कार्य मुझ पर हिंदुस्तान में सर्वाधिक समय से है। विधि विभाग भी मुझ पर लगभग 10 साल रहा है। जेल नया है, बाकी तो पुरानी है। तो विभागों के बंटवारे में सिंधिया की पसंद का भी पूरा ध्यान रखा गया। उनके लोगों को प्रभावी विभाग मिले हैं। विभाग बंटवारे को लेकर पिछले 10 दिनों से मंथन चल रहा था। कमलनाथ की सरकार के दौरान सिंधिया के लोगों के पास जो विभाग थे, उन्हें फिर से मिल गए हैं। विभाग बंटवारे के पहले दिल्ली और भोपाल में बीजेपी के नेता लगातार मंथन करते रहे थे। बंटवारे में भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दबदबा साफ दिखा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ पहले काम कर चुके गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, यशोधरा राजे सिंधिया, कमल पटेल और विश्वास सारंग जैसे लोगों को भी पूरी तवज्जो मिली है। जिम्मेदारी मिली है, उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कार्य करूं। कोविड हमारे लिए बड़ा संकट है और उस संकट के निवारण के लिए मेडिकल कॉलेजेस में सुचारू व्यवस्था हो, क्योंकि अधिकतर मेडिकल कॉलेज कोविड सेंटर भी हैं, वहां पर सही व्यवस्था हो सके और उसके माध्यम से समस्या का हम हल कर सकें। प्रदेश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है वो करने का हर संभव प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उनके मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो दी है और विश्वास व्यक्त किया है। तो अब इस कसरत के बाद कांग्रेस के पास कहने को ज्यादा तो कुछ था नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह तो फिर दिग्विजय सिंह है। कहाँ मानने वाले थे, ट्वीट भी किया, कहा आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो गया। परिवहन, राजस्व, जल संसाधन आदि गए भगोड़ों को और एक्साइज, शहरी विकास गए भाजपा को। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दावा कर रहे हैं कि विभागों के बंटवारे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये आगे भी जारी रहेगी। विभागों के बंटवारों की लड़ाई अभी थमी नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी जैसे वरिष्ठ जो उनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता हैं, उनका एक विभाग ले लिया जो महत्वपूर्ण विभाग था, स्वास्थ्य विभाग, जो कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही। और दूसरी तरफ जितने भी भाजपा के मंत्री हैं उनको कमजोर विभाग मिले हैं। सब पूरे के पूरे जो मलाईदार विभाग हैं वो सिंधिया जी के लोगों को मिले। तो ये तो मलाईदार विभागों की बात कर रहे थे पीसी शर्मा। वैसे देखें तो गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विधायी मंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा विभागों की कमान नरोत्तम के ही पास है। अभी तक परिवहन जैसे विभाग बीजेपी नेताओं के पास रहते आए थे, लेकिन इस पर गोविंद सिंह राजपूत को इस बार ये विभाग दिया है। इसके साथ ही एदल सिंह कंसाना को पीएचई, बिसाऊलाल सिंह को खाद्य एवं आपूर्ति तथा हरदीप सिंह डंग को पर्यावरण एवं नवकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। शिवराज सरकार में भी सिंधिया खेमे की मंत्री
इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। कमलनाथ सरकार में भी ये विभाग उनके पास था। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन मिला है। कमलनाथ सरकार में भी उनके पास यही विभाग था। विभागों के इस बंटवारे पर अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। देखिए, मंत्रालयों की जो सूची आज जारी हुई है, उसको अगर मैं एक लाइन में परिभाषित करूं तो न सिंधिया जीते न शिवराज हारे, क्योंकि बल्कि सारे मंत्रालय और सारे समर्थक, सिंधिया के समर्थक भी और शिवराज के समर्थकों के नाम के आगे जो किसी के नाम के बहुत हल्का मंत्रालय है, किसी के नाम के सामने बहुत हेवी मंत्रालय है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घरेलू भाषा में कहें तो वो बिल्कुल तराजू लेकर बैठे थे कि एक बार इधर रखा, फिर एक बार इधर रखा, फिर एक बार इधर रखा, और इस तरह से तराजू को संतुलित कर दिया। क्योंकि जो डिपार्टमेंट कमलनाथ सरकार में सिंधिया जी के पास थे, राजस्व मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय पहले भी गोविंद राजपूत के पास था, अभी भी है। इमरती देवी पहले भी महिला बाल विकास विभाग में थी, अभी भी है। स्वास्थ्य पहले तुलसी सिलावट के पास था, वो उठ के प्रभुराम चौधरी के पास चला गया। हाँ, दो मंत्रालय मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने मशक्कत शायद बढ़ाई हो, जिसमें सिंधिया की डिमांड और शिवराज का असमंजस आड़े आया हो, वो एक ऊर्जा मंत्रालय जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास गया है, और एक उद्योग मंत्रालय जो दत्तीगांव के पास गया है। ये दो विभाग इस समय बहुत ज्वलंत हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद और जिस हिसाब से मंदी आई है, तो उद्योग और बिजली में काफी योजनाएं आ रही हैं। तो हो सकता है दो मंत्रालयों के लिए सिंधिया और शिवराज के बीच डिले हुआ हो। और एक मुझे ये लग रहा है कि सिंधिया की डिमांड से ज्यादा शायद शिवराज को अपनी टीम को समायोजित करने में भी थोड़ा मशक्कत करना पड़ा, खासतौर से भूपेंद्र सिंह के लिए उनका झुकाव सर्वव्याप्त है। तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था। इस विस्तार में भाजपा के 16 मंत्रियों में से 7 पुराने और 9 नए चेहरे शामिल थे। कांग्रेस के बागी खेमे से कुल 14 मंत्री हो गए हैं। इसी साल मार्च में कुल 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। अब देखते हैं कि 3 महीने की अंतरिम सरकार कितना अपना भला करती है और कितना जनता का, यह भी देखना है। इस अंतरिम मंत्रिमंडल की कितनी बात अधिकारी मानते हैं, जवाब बीडी शर्मा ने भी दिया। अब देखना यह है कि कमल दल में कलह की आस लगाए बैठी कांग्रेस क्या नया रास्ता निकालती है। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर। प्रकाश जी, इस पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, उसके बाद जो विभागों का वितरण हुआ, तो इसको अगर एक लाइन में कहें तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए मनोज, आपने कहा भी है कि इसमें ना विष निकला, ना किसी को विषपान करने की जरूरत पड़ी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संतुलित तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने विभागों का बंटवारा किया। इसमें उन्हें पार्टी का सहयोग रहा हो, आला कमान के निर्देश रहे हो, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में जिस तरह से विभाग बटे, इसके बाद आप किसी असंतोष की उम्मीद ना करें। दिग्विजय सिंह को है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई असंतोष होगा। और दूसरी बात यह कि जो लोग अब कांग्रेस से आए थे, अभी तक तो हम उन्हें मतलब कांग्रेसी ही मान रहे हैं कि ये इन लोगों के हिस्से में गए, लेकिन अब वो भाजपा के हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि परिवहन और राजस्व विभाग उन्होंने पहले कहा था, तो वो चूंकि कांग्रेस की सरकार का भी उनका अनुभव रहा होगा, तो राजस्व और परिवहन उनके पास गए थे। लेकिन आप इस बात पे गौर करेंगे कि परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जो मतलब एक अवैध कमाई का जरिया जो राजनीतिक दलों को, नेताओं को, अफसरों को एक अलग तरह से जिसका जो बड़ा सारा हिस्सा सरकार के राजस्व में नहीं जुड़ता है, चुनावी तो मुझे लगता है कि वो सारी लड़ाई जो है वो कह जा सकती है उसके लिए होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि इस मामले में कुछ हुआ। मुझे लगा कि जो संतुलन बिठाना था वो शिवराज सिंह चौहान को अपने ही पार्टी के लोगों में जो सीनियर्स थे, आप देखेंगे कि परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, ऊर्जा, उद्योग, ये सब जो है सिंधिया जी के खाते में गए। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे जगदीश देवड़ा सीनियर है, तो उन्हें वित्त वाणिज्यिक कर विभाग दिया गया, योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग दिया गया। जनसंपर्क शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास रखा। नरोत्तम मिश्रा को नंबर 2 की हैसियत से गृह विभाग, जेल विभाग, संसदीय कार्य, विधि विधायी के वो पुराने अनुभवी, उन्होंने अपनी बाइट में कहा भी कि मेरे पास 10 साल ये विभाग पहले भी रह चुके हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे नगरीय प्रशासन, आवास, खनिज साधन, सहकारिता, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, स्कूल शिक्षा, सारे विभाग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मतलब जो बीजेपी के लोग हैं उनको भी पर्याप्त वेटेज मिला, वहां भी असंतोष का कोई कारण नहीं है। अब ये हो सकता है कि गोपाल भार्गव चाहते हो कि उन्हें वापस से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मिले जो कि उनको मिला, लेकिन अब उनके पास पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के सड़कों अंदर को उसका एक लेकर अपना काफी- योगदान है। बिल्कुल तो मुझे लगता है सबके पास काम करने के लिए पर्याप्त अनुभव है। अब जो बीजेपी के अंदर परिवहन विभाग को लेकर एक अलग तरह का सिस्टम था। पहले तो ये होता था कि जो कुछ होता था तो मुख्यमंत्री के जरिए होता था। ये मतलब सब चीजें जो है ऑफ द रिकॉर्ड है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, किसी सरकारी भाषा में नहीं है, लेकिन पता तो सबको उसका है। हाँ, लेकिन बीजेपी में वो चीजें संगठन का जो होल्ड रहता था। अब गोविंद राजपूत भी बीजेपी के सदस्य हैं, लेकिन वो सिंधिया के समर्थक भी हैं। अब सवाल ये है कि अब इस तरह से जो परिवहन विभाग का जो वो होता था हिस्सावाट, वो किस तरह से बीजेपी की सरकार में होगा, ये एक थोड़ा सा जिसपे आप गौर कर सकते हैं कि भविष्य में अगर इसको लेके कोई शिकवा शिकायत सामने आए तो। क्योंकि कमलनाथ ने ऐसा किया था, कमलनाथ ने परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत को बनाया था, लेकिन गोविंद राजपूत के हाथ बांध रखे थे। बिल्कुल, बहुत सारे उनके जो अधिकारी थे वो हाँ, और वो परवारे सब चीजें हो जाती थी। अब बीजेपी के अंदर भी क्या हो सकता है, ऐसा होगा या कुछ अलग तरह का रास्ता निकाला गया होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे इस मामले में सिंधिया जी से खुल के वार्तालाप बीजेपी के नेताओं का हुआ होगा कि भाई हमारा पैटर्न क्या था, आपका पैटर्न क्या है, किस तरह से इन चीजों को समायोजित मैनेज करेंगे। करेंगे। बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है कि चर्चाएं हुई होगी, और इसलिए आसार नहीं है कि कोई किसी तरह का अब अंतरिम सरकार का जहां तक सवाल है, तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि 3 महीने की बात हो रही है, 3 महीने की अंतरिम सरकार है, अधिकारी कितनी सुनते हैं, क्या होता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपने विधायकों को अभी भी नहीं रोक पा रही है, बिल्कुल मुझे लगता है कि अधिकारी इस अंतरिम सरकार की सुन लेंगे, क्योंकि कांग्रेस से अभी यार कई लोग और जा सकते हैं। और राजस्थान का उदाहरण सामने है। राजस्थान की तो जाने दीजिए आप, वहां तो मतलब अभी यार खेल शुरू हुआ है, बिल्कुल, एक यहाँ तो उदाहरण खेल है खत्म हो सामने। चुका है, यहाँ तो खेल खत्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी उसे खत्म नहीं होने दे रही है। उपचुनाव तक वो कांग्रेस का मनोबल अभी और तोड़ेगी। बिल्कुल, और खुदा ने खास्ता चुनाव के कोई भी परिणाम आए तो वो इतना तो रास्ता रखेगी कि कांग्रेस कम से कम अब ऊपर ना आ पाए। बिल्कुल। तो ये दूसरी बात, उसकी संभावना भी दूर दूर तक मुझे तो नहीं लगती। जी, वैसे प्रभु पटेरिया से भी हमारी बात हुई है, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, पहले वो सुनते, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा प्रकाश जी कुछ नए सवालों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को जो विभागों का वितरण किया है, उसमें साफ साफ झलक रहा है कि कितना दबाव इस पूरे मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों का रहा है। क्योंकि उनके दम पर सरकार बनी है, तो उनकी सारी शर्तें मानना एक मजबूरी थी सरकार के लिए। और भाजपा आला कमान की भी शायद यही मंशा रही होगी कि सिंधिया जो चाह रहे हैं उनकी मंशा को पूरा किया जाए, और वो साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। ये जरूर है कुछ विभाग मुख्यमंत्री बचाने में कामयाब रहे, जैसे नगरीय प्रशासन विभाग है, वो भूपेंद्र सिंह को दिलाने में वो सफल रहे, जो कि उनके सबसे खास मंत्री हैं, जिनको मंत्रिमंडल में लेने के लिए भी शिवराज ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था, वीटो पावर का यूज किया था, तो भूपेंद्र सिंह कैबिनेट में आ सके। लेकिन गोपाल भार्गव को जिस हिसाब से विभाग मिलना चाहिए था, वो विभाग उनको नहीं मिला है। एक बड़ी बात इस पूरे कैबिनेट विस्तार में देखने को मिल रही है। सिंधिया कैंप में जो मंत्रियों को विभाग दिए गए, अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि वो मंत्री क्या कितना सरकार की मंशा के अनुसार काम करते हैं, या महल की मंशा के अनुसार काम करते हैं, या अपनी खुद की मर्जी चलाते हैं। तो बिल्कुल महल की मंशा और सारी चीजों की जो बात की है प्रकाश जी, एक बड़ी चीज है कि जो संघ का कोर एजेंडा हम देखते हैं कि चाहे वो उच्च शिक्षा हो, स्कूल शिक्षा हो, पर्यटन और संस्कृति की बात हो, वो तीनों ऐसे चेहरों को दिए गए हैं जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, या कह सकते हैं कि संघ के दखल के बाद वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा है। चाहे वो मोहन यादव हो, उच्च शिक्षा मंत्री, पर्यटन संस्कृति, उषा ठाकुर हो, या इंदल सिंह परमार हो। तो इस तीनों विभागों को आप किस नजरिए से देखेंगे कि संघ ने क्या ऊपर से फीडबैक गया होगा संघ का कि ये उन्हीं के लोगों को विभाग दे, ताकि जो संघ चाहता है सुधार है या बदलाव है या जो अपनी चीजें लागू कराना चाहता है वो इनके माध्यम से करा पाएगा और अच्छे से करा पाएगा? देखिए, मुझे लगता है निश्चित तौर पे जो मनोज आप बोल रहे हैं वैसा हुआ होगा। पर्यटन संस्कृति को लेकर संघ का एक विशेष आग्रह होता है, एक विचारधारा है उनकी, और चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो हमने पिछली सरकार में भी देखा कि संघ का दखल होता है। और दूसरी बात, स्कूल शिक्षा में वो बहुत सारी चीजों के अंदर दखल रखते हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव से लेके। तो अभी तो 15 साल चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो जो भी कुछ होना था वो 15 सालों में काफी कुछ बदलाव उन्होंने किए हैं। कुछ होगा तो वो निश्चित तौर पे जो इंदर सिंह परमार है वो भी संघ की पसंद के हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीजें संघ चाहता था वो होगा निश्चित तौर पे। तो चूंकि बीजेपी के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन हम जानते हैं कि उसमें संघ की सहमति की एक अनिवार्यता है, तो वो निश्चित तौर पे हुआ होगा। संघ अपनी पसंद बताता है। कई बार
बीजेपी की लीडरशिप उसे नहीं भी मानती है, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह होती, संघ का आग्रह अपनी जगह होता है, लेकिन आमतौर पे बीजेपी में संघ के आग्रह को माना जाता है। तो मुझे लगता है कि उसी के अनुरूप संघ की पसंद से भी ये जो विभाग जिनका आप जिक्र कर रहे हो, तो मुझे लगता है वो दिए होंगे निश्चित तौर पे। क्योंकि पर्यटन और संस्कृति की बात करें तो कमलनाथ सरकार में हमने देखा था कि महाकाल मंदिर के विस्तार की बात हो 300 करोड़ से, राम वन पथगमन, इसको लेकर उन्होंने यात्रा निकाली, हालांकि एजेंडा बीजेपी का था। इसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर को लेकर घोषणा हुई है, ओरछा के रामराजा मंदिर को वहाँ पे उत्सव हुए। तो इन सबको अब अमली जमा है, क्योंकि वहाँ एक बड़ा इवेंट हुआ ओरछा में हमने देखा, लेकिन असल काम जो होना था वो हुआ नहीं था। तो अब मान लिया जाए कि इस दिशा में बीजेपी की सरकार बढ़ेगी। देखिए उसका कोई लाभ, उनका उस एजेंडे के पीछे अपनी छवि बदलने वाला अभियान था जी, वो इसीलिए मैं चाहता हूं इनको छवि नहीं बदलना है, या इनको छवि नहीं बदलना है, ना इनके ऊपर कोई असर होना है उस चीज का। लेकिन अगर वो काम थे और वो होने चाहिए तो वो निश्चित तौर पे हो जाएंगे, क्योंकि उससे बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है कि वो कांग्रेस सरकार ने की ओंकारेश्वर मंदिर का मामला हो, चाहे ओरछा का मामला हो, बिल्कुल दोनों जगह, चाहे महाकाल मंदिर का मामला हो, बीजेपी को इनमें कई आपत्ति नहीं होगी और निश्चित तौर पे वो काम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने तो राम वन पथगमन या जो है जो डिसीजन लिया था एक एजेंडे के तहत लिया था, उसके प्रति वो कितने ईमानदार थे, बड़ी चीज ये अभी हम नहीं बोल सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में कोई भी उन पर शक नहीं करेगा। वैसे एक और चीज है इस पूरे विस्तार में हम देखेंगे, अगर पिछले जो बजट पेश हुआ था पिछले साल का, उसके नजरिए से अगर हम विभागों की तुलना करें तो जो सिंधिया खेमे के मंत्रियों को विभाग मिले हैं उनका जो कुल बजट है वो 75,000 करोड़ के आसपास होता है, और पिछली बार 2,15,000 करोड़ का बजट था। इस साल हो सकता है 2,30,000 का बढ़ जाए या कम हो, क्योंकि 3-4 महीने बीत चुके हैं। तो उस नजरिए से तो पलड़ा भारी है। तो योजना उस न को कैसे देखेंगे अगर उसको पैसे के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि योजनाओं के लिए पैसा बीजेपी के जो मंत्री उनके पास ज्यादा होगा। देखिए मुझे लगता है कि जिस भी विभाग की जो योजनाएं होंगी, चूंकि बजट जब बनेगा, सरकार बजट का बंटवारा करेगी, तो आप गौर करेंगे कि पिछली हर सरकार के अंदर शिवराज सिंह के समय में हर विभाग का बजट बढ़ा है। किसी जमाने में खेल विभाग का बजट जो है 5 करोड़ हुआ करता था, वो आज 400 करोड़ के आसपास है। तो निश्चित तौर पे इसमें वित्त विभाग को भी मशक्कत करना पड़ेगी। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है? अब इस समय आपकी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है, तो निश्चित तौर पे स्वास्थ्य विभाग को पैसा ज्यादा जाएगा। आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग, प्लस उसके अलावा जो आपके सामाजिक सरोकार वाले विभाग है वहां भी आपको पर्याप्त बजट देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के कारण जो निचले तबके को सरकार से मदद की उम्मीद है, सहायता की उम्मीद है, वो आपको पूरी करना है। उसमें केंद्र से भी भरपूर मदद मिल रही है। तो इन सब चीजों की प्रायोरिटी को देखते हुए मुझे लगता है बजट का बंटवारा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि सिंधिया का है, ये बीजेपी का है। मुझे लगता है वो बीजेपी का हो गया बजट, जहां तक जितनी चीजें थी वो हो गई। लेकिन अब चूंकि सरकार चलाना है तो सरकार को अपनी प्रायोरिटीज तो तय करना ही पड़ेगी। ये सारी आपने जो प्रायोरिटी बताई और जो चुनौतियां हैं, खासतौर से कोरोना काल की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन में कमी आई है, रेवेन्यू घटा है, और 2 महत्वपूर्ण विभाग जो ललित जी कह रहे थे ऊर्जा और उद्योग की उन्होंने बात की। तो ऐसे में जो वित्त मंत्री बने जगदीश देवड़ा, उनकी कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि संसाधन जुटाना और सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा करना और आम लोगों की अपेक्षा में खरा उतरना। क्योंकि शिवराज सिंह सरकार आप भी लगातार कहते रहे कि 3 महीने में उन्होंने कभी वित्तीय संकट की बात नहीं की है, बल्कि लगातार कुछ ना कुछ हर वर्ग को देने की कोशिश की है। देखिए आज आप जगदीश देवड़ा की भी पहली प्रतिक्रिया देखेंगे तो यही बिल्कुल अनादि टीवी पर जो उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस भले ही रोना रोती रही हो आर्थिक परिस्थिति का, हम ये नहीं करेंगे, जिस भी योजना में पैसे की जरूरत होगी हम कमी नहीं आने देंगे। तो सरकार के अपने रिसोर्स हमें पता है कि कम हो चुके हैं। निश्चित तौर पे जो उसके पास अब जीएसटी के अलावा जो जीएसटी पे भी असर आया ही है मार्केट का, कोरोना के कारण लगातार 68 दिन का लॉकडाउन, और अभी भी लोग उस तरह से बाहर नहीं आ रहे। कई सारे सेक्टर्स में अभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो वो तो घाटा सरकार को जो होना है वो होगा ही होगा। लेकिन कई सारे मामलों में केंद्र सरकार से इस बार बेहतर मदद शिवराज सिंह की सरकार को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फंड मैनेजमेंट का ही खेल है सारा का सारा। तो इसमें जगदीश देवड़ा एक तो बहुत गंभीर किस्म के राजनेता हैं और वो किसी भी चुनौती को आराम से स्वीकार कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी आपको कमी महसूस नहीं होगी। जो राघव जी का मैनेजमेंट था हम याद करते हैं, लेकिन जयंत मलैया तो कहते हैं कि कर्ज लो और वो क्या लो वो वाला मामला, जगदीश देवड़ा उस तरह के नहीं है। तो जगदीश देवड़ा सीरियसली इस चीज को लेंगे और मुझे लगता है कि विभाग के चयन में शिवराज सिंह चौहान ने व्यक्तियों का भी ध्यान रखा है, विभागों का भी ध्यान रखा। एक और बड़ी चीज है जो अभी होना है
क्योंकि अब विभागों का वितरण हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, अब प्रभार के जिले मिलेंगे। और पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी से कहा है कि आप कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र में 4 दिन रहें, भोपाल में भी रहें, प्रभार के जिलों में भी 1 या 2 दिन का समय दें। तो आपको लगता है इन जो प्रभार के जिले हैं उसको लेकर भी कुछ उठापटक होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, एक तो प्रभार का जिला निश्चित तौर पे वो नहीं मिलेगा जहाँ से आप आते हैं, आप हो, लेकिन निश्चित तौर पे कि कौन ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि सारी चुनौती बीजेपी के सामने है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिंधिया खेमे के सामने है। तो अब आपको पता है कि उन्हें चुनाव लड़ना है, जो कांग्रेस से लोग आए हैं सिंधिया खेमे के, उन्हें चुनाव लड़ना है, तो उनका पूरा फोकस अपने क्षेत्र पे होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जितना पब्लिक कनेक्ट शिवराज सिंह चौहान का हमने पिछली 15 साल के सरकार में देखा है कि कई मंत्री तो अपने प्रभार के जिलों में जाते ही नहीं थे। और शिवराज सिंह चौहान तब भी आग्रह करते थे कि भैया जाओ, मिलो, कार्यकर्ताओं से मिलो। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अब दूसरी बात ये थी, प्रभारी मंत्रियों का एक बड़ा शानदार वो बहाना होता था, जो भी सच्चाई हो, कि हम जाके करें कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। तो अब ये एक चुनौती अभी वाले दिग्विजय सिंह ने तो कह ही दिया कि अधिकारी इनकी कितनी सुनते हैं इस अंतरिम सरकार की। तो ये चुनौती तो है। अब शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों के महत्व को अधिकारियों के सामने कितना स्थापित कर पाते हैं, ये एक बड़ी बात है। अगर वो अपने मंत्री को वेटेज देंगे, वो अधिकारियों को बोलेंगे कि भैया जो विभाग में वही होगा जो ये मंत्री कह रहा है, तो निश्चित तौर पे अधिकारी मंत्रियों की सुनेंगे, कलेक्टर मंत्रियों की सुनेंगे। और चूंकि अभी यार सरकार बहुत बहुमत में नहीं है, बहुत जो पिछली सरकारें थी उनका जैसा बहुमत था इस बार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को वो आजादी मंत्रियों को देना पड़ेगी। पहले तो सब आपने सेंट्रलाइज कर लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी तरह का असंतोष बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका असर उपचुनाव पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार शिवराज जी कई तरह के दबाव में है, लेकिन वो उनका बड़ा एक लचीला व्यक्तित्व है, कई तारी बड़ी उनकी सहनशीलता है, कई तरह से वो अपने आप को चीजों में समायोजित कर लेते हैं। जो कला है वो सबसे बड़ी उनकी ये है। तो मुझे लगता है कि वो इस बार एक नई और बेहतर पारी खेल सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, ये पूरी जानकारी बताने के लिए, जिस प्रकार से आपने विस्तार से बताया कि क्या चुनौतियां होंगी और क्या अच्छी बातें इस मंत्रिमंडल के विस्तार में हुई है। बहरहाल सत्ता के फाइनल में आप जो देख रहे थे प्रकाश जी के साथ, आपने पूरी चीजें सुनी समझी, और ये देखा हमने कि किस प्रकार विस्तार में सिंधिया के समर्थकों का ध्यान रखा, शिवराज जी के समर्थकों का ध्यान रखा गया। और बड़ी चुनौती अब यही है कि उपचुनाव में जब ये मंत्री जाएंगे तो इनके परफॉर्मेंस कसौटी पर होगा, क्योंकि जो वादे पिछली सरकारों के दौरान मंत्री रहते उन्होंने किए थे, उसको लेकर भी उनसे सवाल किए जाएंगे, जवाब मांगे जाएंगे। तो सत्ता के फाइनल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।